हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपना 10th क्लास का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का 3rd पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। सी न्यूट्रिशन लास्ट पार्ट में हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अगर मैं आपको रेस्पिरेशन की बात करती हूँ, जो रेस्पिरेशन है, जो खाना न्यूट्रिशन से आया था वो हर सेल में पहुंच गया है और उससे अब एनर्जी डिराइव हो रही है। वो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एनर्जी डिराइव होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अपने अलग अलग पाथवे होते हैं। कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। हम देखने जा रहे हैं। बना क्या था बेटा, लास्ट में क्या बना था? फोटोसिंथेसिस में लगा लो ग्लूकोज बना था। हमारे अपना जो न्यूट्रिशन पढ़ा था ह्यूमन बींग्स वाला, उसमें हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में करते 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 भी लास्ट में ग्लूकोज ही बना है हमारे पास। तो यहाँ क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है बेटा? एक 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अपने अलग अलग वे होते हैं। हमारी एनसीईआरटी भी बोलती है कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वे में इसको करते हैं। ग्लूकोज है बेटा क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड। फॉर्मूला हम सबको पता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे पहला स्टेप तो ऐसे ही होता है। और हुआ क्या, एक 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। 3 कार्बन कंपाउंड बन गया जिसका नाम है पायूरेट। पायूरेट स्पेलिंग क्या है इसका? पायूरेट। अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायूरेट। PYRUVAT। PYRUVATE। तो जो पायूरेट है ना बेटा, ये सबसे कॉमन कंपाउंड है जो हर साइकिल में बनेगा। और ये जो रिएक्शन है वो कहाँ हो रही होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही होगी। आगे मैं जितने भी रास्ते बताऊंगी, ये कॉमन पाथवे, ये हो ही हो रहा होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है बेटा? मेनली वो एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। ग्लूकोज हमें पास है, वो जिस एनर्जी की हम बात करें, न्यूट्रिशन खाना लिया ही क्यों था? उस एनर्जी के लिए ना। अभी वो एनर्जी यहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है लेकिन उतनी नहीं जितनी चाहिए। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन बोल सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, या इनसफिशिएंट बोल सकते हैं, मतलब कमी है ऑक्सीजन की। ऐसे नहीं है कि प्रेजेंस नहीं, प्रेजेंस तो ऐसे नहीं, एब्सेंस है, क्यों है तो सही, राइट। देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हमें मान के चलो ये हमारे अंदर है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल में मैं ह्यूमन ली हूँ, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं ना, वो रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है ना बेटा। ठीक है, क्या बना बेटा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी मीन्स ATP। डन? ठीक है, विजिबल है, दिख रहा है? नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो आप सबको पता है कि जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कई लोग एनर्जी रिलीज कर पाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कई लोगों में एनर्जी का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल में मैं आपसे बात करती हूँ तो यीस्ट आ जाती है। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है बेटा? इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, प्लस वही एनर्जी ATP की फॉर्मेशन होती है। एनर्जी को मैं E से लिख रही हूँ। ठीक है, एनर्जी को E से डिनोट करी हूँ। ओके, देखिए बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? इसकी अगर मैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? स्पेस कम है, मैं बाद में आप लोगों को अलग से कर दूंगी इसको। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों? देखो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, अल्कोहल का, इथेनॉल को अल्कोहल भी बोल सकते हैं ना। 2 कार्बन कंपाउंड, कितना है? 2 कार्बन कंपाउंड। देखिए ये कब होता है बेटा? ये जब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। अब मैं हूँ, जब मैं भाग रही हूँ या कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रही हूँ, रनिंग या वॉकिंग, वो भी बहुत लंबी वाली, या कोई भी फिजिकल वर्क, मतलब कि जैसे करो पावर वेस्टिंग, एग्जाम्पल भी कुछ भी ले लो, एथलीट,
कोई भी स्पोर्ट्स वर्क, एक्सरसाइज, ये वो एक्सेट्रा, ये सब मैं जब कर रही हूँ तो मैं नॉर्मल से ज़्यादा मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी उस वक्त। और अगर एक्टिविटी को मैं ज़्यादा लंबा खींच ले गई, अगर भाग रही हूँ थोड़ा बहुत भागी तो फिर भी कुछ टाइम तक मैं नॉर्मली रहती हूँ, लेकिन उसके बाद सांस हाफने लगता है, सांस फूलने लगता है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, एनर्जी जो शरीर की है वो ज़्यादा मांग रही, उसकी मांग ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी डिराइव हो पाएगी, तभी हमारे लेग्स जो है ना उसी सेम पिच, उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क को कंटिन्यू कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो वहाँ पे उस टाइम एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए वो जो रनिंग वाला प्रोसेस है उनको उसको कंटिन्यू रखने के लिए किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऑक्सीजन तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है बेटा? किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड, एसिड प्लस एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड है हमारे मसल्स में, मसल्स क्रैम्प होते हैं ना, अब देखो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने के बाद जो मसल्स है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प आना शुरू हो जाता है भागने के बाद, आप देखे होंगे। फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही कुछ आप बहुत तेज भागो या किसी एक दिन जिम चले जाओ, जैसे नॉर्मली नहीं जाते हो किसी एक दिन चले जाओ और थोड़ा भी हैवी काम कर लो, यानी 5-10 मिनट घूम के आ गए, उस दिन आप ऐसे सोचो कि आज मैं जिम आ गया हूँ, आज ही मैं अपना मतलब कंप्लीट वो बॉडी शेप लेके ही जाने वाला हूँ जो मैं सोचा था, 6 पैक एक्सेट्रा, जो भी आप लोग अपने लिए सोचे हो, ठीक है। देखिए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज हो गई तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। कुछ टाइम बाद जब घर आओगे अच्छा खासा दर्द होगा कुछ टाइम बाद जब आप लोग घर आओगे, घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट लोगे तो जहाँ पे मसल्स क्रैम्प हो रही है, जहाँ पे आपको दर्द कर रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी धीरे धीरे इस लैक्टिक एसिड का, जहाँ पे अभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके क्या बनने लग जाएगा? CO2 प्लस H2O, वही सेम एनर्जी वाला ही, ठीक है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, लेकिन ये बाद की चीज़ है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेनली 3। पहला कौन सा बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा कौन सा बेटा? देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, अलग से लिख रही हूँ, अगर वहाँ पहला है बेटा एरोबिक, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब अभी बताती हूँ। नेक्स्ट दूसरा है बेटा एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है, एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस, मतलब O2 है ही नहीं। और इसका दूसरा नाम है बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। और थर्ड है बेटा लैक्टिक एसिड या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं कि हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और लैक्टिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये हम में हो रहा है, ये भी हम में हो रहा है, लेकिन डिफरेंस समझ में आया? ये नॉर्मल में, ये ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा, एथलीट, स्पोर्ट इवेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ओके डन। ये बेटा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी यहाँ से भी मिल रही है, हो रहा है, एनर्जी यहाँ से मिल रही है। सुने हो यीस्ट जो एल्कोहल बनाने के फॉर्मेशन में यूज होती है, दारू बनाने में यीस्ट, ये वाली सेम रिएक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यीस्ट अपने अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मेशन तो यहाँ से भी हो रहा है, वो अलग बात है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं होगा, और भी अलग अलग तरीके होंगे अल्कोहल के फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि बड़े लेवल पे जो ये जो अल्कोहल सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे तरीके होते होंगे अल्कोहल बनाने के। अब वो कौन सा वाला यूज़ करते हो? देखो भाई, देखिए यहाँ यीस्ट के अंदर एनारोबिक हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनर्जी यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यहाँ भी पैदा हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके अलावा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। डन। आपको ये तीनों के तीनों आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। डन। ठीक है, इतना ही था। देखिए ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी थी साइटोप्लाज्म में, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ यीस्ट में,
ये बता चुकी हूँ मैं आपको, ह्यूमन में है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन ह्यूमन में भी बेटा कहाँ पे होगा, कोई पूछे तो ये किस में चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये चलेगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो रिएक्शन है ह्यूमन, जैसे ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है, लेकिन कहाँ पे होगा, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल है ना एक, ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये यीस्ट में हो रहा है, और ये वाला जो है ये किस में हो रहा है बेटा, ये रिएक्शन हमारी मसल्स में। मसल्स में दर्द हो रहा था ना, तो ये रिएक्शन होंगे कहाँ, हमारे मसल्स में। यहाँ तक का सबको क्लियर है। अब कोई पूछे इन तीनों रिएक्शन में से कौन सी बेटर है, अगर कोई पूछे तो आंसर यही जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है। इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम्स इसमें प्रोडक्शन होता है, यहाँ तो कहीं जाके शायद 2 ATP मोलिक्यूल बनता होगा, ठीक है। डन, आगे चले, रफ कर रहे हैं हम इसको। देखो यहाँ तक का क्लियर है बेटा। ये जो एनर्जी बनी है, ये जो एनर्जी बनी है, देखिए देखिए ये जो एनर्जी बनी थी हमारे पास, ये इमीडिएटली क्या होता है, तब की तब फॉर्मेशन कर लेती है एटीपी का। इस एनर्जी से एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। एटीपी क्या है अपने आप में, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, मूल्य, जैसे रुपये एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, एटीपी अपने आप में एक एनर्जी करेंसी है। होता क्या है बेटा, वो जो एनर्जी बनी थी ना, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में जो रिलीज हो रही थी, वो अपने आप को एटीपी की फॉर्मेशन, उससे इमीडिएटली उसके बाद एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है, एटीपी में वो कन्वर्ट हो जाती है। देखो एडीपी में फॉस्फेट जुड़ता है, एडीपी में फॉस्फेट जुड़ता है, वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ यूज होगी, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एटीपी का। इसका मतलब होता है बेटा एडिनो डाई फॉस्फेट, मतलब कितने फॉस्फेट है, डाई, 2 फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट जुड़ा, वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसकी प्रेजेंस में, इन तीनों में एनर्जी रिलीज हुई है, वो अलग बात है, क्वांटिटी अलग है। एरोबिक में बहुत ज़्यादा रिलीज हो पा रही है, एनारोबिक उसके कंपेयर में अलॉट पीछे है, उसकी जो एफिशिएंसी है उनसे अप्रोक्स मैनी टाइम्स पीछे है, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। बेटा होता क्या है, अब एटीपी बन गई, एटीपी बन गई, एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही होंगी, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही होंगी, ये क्या है, एंडो। एंडो का मतलब होता है बेटा हीट, एंडो थर्मिक का मतलब होता है हीट, एंडो का मतलब होता है इन, एंडो का मतलब जहाँ हीट चाहिए हो, ठीक है। एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक। अभी हम जितने भी रिएक्शन देखे, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, या इनकम्प्लीट वाला रिएक्शन हो, जिसमें मसल्स में जो रिएक्शन हो रहा था ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो था, तीनों में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तीनों में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो वो कैसी थी बेटा, एक्सोथर्मिक। वो कैसी थी, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बेटा रिलीज, आउट, ओके। एक्सो मतलब होता है रिलीज, थर्मिक का मतलब बेटा हीट, थर्मिक मतलब होता है हीट। एंडो मतलब इन बोल सकते हैं, या एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, अंदर आना, समझ रहे हो।
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो वो जो एनर्जी थी जो रिलीज हुई थी वो तब एटीपी का फॉर्मेशन कराती है। कैसे? एडीपी में फॉस्फेट जुड़ जाता है, 2 पी थे, यहाँ एक और पी आ गया, तो यहाँ पे एटीपी ट्राइफॉस्फेट बन गया। यहाँ क्या था बेटा? डाइफॉस्फेट। ये एनर्जी, वो वाली एनर्जी यहाँ यूज हो गई। अब एटीपी है, एटीपी क्या अपने आप में एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी की करेंसी है। हमारी बॉडी में अभी जहाँ जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, जहाँ जहाँ एनर्जी की यूज रिक्वायरमेंट है, वहाँ ये एटीपी क्या करेगा? जाके एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है बेटा? एक एटीपी से 38.40 जूल एनर्जी मिलती है। एक एटीपी से 38.40 जूल एनर्जी मिलती है। एक डाटा है, स्टैटिक डाटा। डन? यहाँ तक का क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ठीक है। तो जो एटीपी है ये किसी में भी यूज़ हो सकती है बेटा। किस में? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस कहीं करना हो, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करना हो, जितने भी काम है सब एनर्जी से होंगे। बिना एनर्जी हमारा हर काम एनर्जी से होगा, चाहे वो आँखों का देखना हो, कानों का सुनना हो, हार्ट का पंप करना हो, या बॉडी में जितने ऑर्गन है, जितनी सेल है, जितने टिश्यू, सबको एनर्जी चाहिए। ओके, यहाँ तक का क्लियर है? अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करती हूँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा यहाँ तक का सबको क्लियर है? देखिए बेटा, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की एक सफिशिएंट सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है बेटा? प्लांट जैसे प्लांट में हम देखते हैं कि वो स्टोमेटा से एक्सचेंज करते हैं अपना ऑक्सीजन। प्लांट में हमने देखा कि वो कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करते हैं या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई चाहिए। मतलब एक लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी अगर हो जाता है तो जो सेल्स है ना, स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी एटमॉस्फेयर के, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना और ज़्यादा। एक तो मान के चलो मुझे एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के जितने भी पार्ट है ऑक्सीजन चाहिएगी। प्लांट्स में देखते हैं कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है स्टोमेटा से हो रहा है। ठीक है, अगर सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा है, सेल के बीच में अगर स्पेस है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएगी एटमॉस्फेयर के, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएंगे एटमॉस्फेयर के। तो मतलब क्या है? जो डिफ्यूजन होगा गैसेस का या ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल होगी। समझ पा रहे हो? तो ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल होगी। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, इंटरसेल्युलर स्पेस यही इंश्योर करता है कि वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, फिर अच्छे से डिफ्यूजन हो पाएगा, जहाँ से इन एंड आउट ऑफ गैसेस हो पाएंगी। देखिए डायरेक्शन क्या होगी किसकी? डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है एक तो एनवायरनमेंट पे और दूसरा रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, पहला तो एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट, और दूसरा जिसको डिफ्यूजन कराना है, जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस बॉडी में डिफ्यूजन होना है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट। जैसे मैं बात करूं, रात के टाइम में CO2 एलिमिनेशन जो है वो एक मेजर एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहीं नहीं हो रहा होता है। हम भी CO2 एलिमिनेट करते हैं और जो प्लांट है वो भी CO2 एलिमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी रेस्पायर कर रहे हैं, हम भी रेस्पायर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये नाइट का है, अगर मैं बात करूँ दिन का, तो डे में क्या हो रहता है कि जो CO2 हम एलिमिनेट कर रहे हैं, प्लांट उसको जनरेट कर लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं? जो CO2 हम जनरेट कर रहे हैं, बाहर एलिमिनेट कर रहे हैं, प्लांट उसको यूज कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और वहाँ पे जो O2 रिलीज होता है वो मेन एक्टिविटी होती है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट कैसा है? सनलाइट की अवेलेबिलिटी है या नहीं,
नाइट में अवेलेबिलिटी नहीं होगी सनलाइट की, सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी नहीं है, एनवायरनमेंट। दिन में है तो ठीक है, एनवायरनमेंट कलर। रिक्वायरमेंट, अब पौधे को खाना भी चाहिए, खुद उस पर्सन, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट खाना चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, जिससे वो अपनी एनर्जी फुलफिल कर पाएंगे। तो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट, ठीक है, दिन में खाना बना लिया, वो थोड़ा सा स्टोर कर लेता है, रात में उसी को यूज़ कर लेता है। तो दोनों को मिला के उस पर डिपेंड करता है, समझ पा रहे हो। और डायरेक्ट कांटेक्ट में जितना रहेंगी ना, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितना रहेगा वो सेल, वो टिश्यू, जैसे मैं बात करती हूँ, हम जैसे मान चलो मुझे मेन गेट से बाहर जाना है, अगर मैं मेन गेट के पहले वाले कमरे में हूँ तो मैं बाहर के एनवायरनमेंट या बाहर के एक्सपोजर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, बहुत जल्दी मैं बाहर आ जा सकूँगी। लेकिन अगर मैं अपने घर के लास्ट वाले रूम में हूँ, ये जो सेल है अगर ये एनवायरनमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो ट्रांसफ़र ही होता रहेगा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो इंटरसेलुलर स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस अगर सेल्स के बीच में मिल जाता है तो वो ये एंश्योर करता है, ये निश्चित करता है, ये दिलासा दिलाता है कि यहाँ पे जो है डिफ्यूज़न, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो अच्छे से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे है वो इसी बात पे टिका है कि ऑक्सीजन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो। समझ पा रहे हो? यहाँ तक का क्लियर है? आई होप ये वाला भी समझ में आया हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि हमें ऑक्सीजन का अपटेक करना है, कि हमें O2 का अपटेक करना है और CO2 का रिलीज करना है। नॉर्मल या मेन या मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें यही प्रोसेस चल रहा होता है ना, रेस्पिरेशन एरोबिक ही हो रहा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, मैं अपना ही देख लेती हूँ, मुझ में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मैक्सिमम टाइम, अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो तो मुझे ऑक्सीजन का अपटेक करना, मैं इनहेल करूँगी, ऑक्सीजन सांस लूँगी, सांस में लूँगी तो ऑक्सीजन का अपटेक कर रही हूँ, CO2 को मैं रिलीज कर रही हूँ। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सब का अपना अपना पाथवे होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का वो लोग यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, तो मैं बोल सकती हूँ कि टेरेस्ट्रियल जो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कुछ भी लगा लो, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं गैसियस फॉर्म में। मैं हूँ, धरती पे रहती हूँ, ऑक्सीजन का यूज़ किया गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है मैं सांस ले रही हूँ गैसेस की फॉर्म में। वाइल मैं बात करूँ अगर एक्वेटिक प्लांट या एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट या एनिमल है, वो ऑक्सीजन का यूज़ करे डिजोल्ड फॉर्म में, वहाँ गैस नहीं है, वाटर में डिजोल्व होके वो जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है ना उसका यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए, उसका यूज़ कर रहा है ऑक्सीजन की अपटेक के लिए, डिजोल्ड O2 का यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए। समझ पा रहे हो? हमारी जो बॉडी होती नहीं, एक्वेटिक जो बॉडी होती है, एक्वेटिक वाटर बॉडी होती है, जिसमें जो एक्वेटिक प्लांट या एनिमल है वो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, अब मुझे चाहिए उतना ही लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, उतना नहीं है, तो इसका मतलब है यार रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। मान के चलो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, मान के चलो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, 1 मिनट के अंदर मान के चलो 1 मिनट में मुझे 10 ml चाहिए, ठीक है, 1 मिनट में मुझे 10 ml चाहिए जब मैं 10 बार सांस लेती हूँ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 1 मिनट में 10 ml चाहिए अगर मैं 10 बार सांस ले रही हूँ तो। लेकिन ये पानी है, ये तो हवा का हो गया, लेकिन ये पानी है, पानी में भी मुझे इतना ही चाहिए, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा, जो सांस लेने की दर है ना वो मुझे दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो 1 का 10 और यहाँ पे क्या है 1 मिनट में 10 चाहिए, और मैं क्या कहना चाह रहे हैं देखो समझो, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये न्यूमेरिकल बहुत गंदा एग्जांपल है, इसको स्किप कर दो। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बार पूरा ही टॉपिक रिपीट करते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन को अपटेक करने का या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के अपने अपने प्रोसेस होते हैं, अपने अपने ऑर्गन या मेथड होते हैं। अगर कोई धरती पर रह रहा है तो वो ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मैं सांस ले रही हूँ, गैसियस ऑक्सीजन को एयर में से सांस ले रही हूँ। अगर कोई पानी में रह रहा है तो वो ऑक्सीजन को डिजोल्व फॉर्म में लेगा, वहाँ पानी गैसेस में नहीं मिलेगा। कोई सतह पे हो ही नहीं, पानी में तो नीचे तक डेप्थ तक ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना अपनी अपनी लेयर्स में, तो वहाँ पे वो डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में रेस्पिरेशन करेंगे। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और उनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, उनकी जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, उतना अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, वो अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देंगे, श्वसन का जो दर है, सांस लेने का जो दर है ना उसको बढ़ा देंगे और फिर एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, वहाँ पे फिर वो संतुलन अपना बना लेते हैं। आई होप अब की बार क्लियर हुआ हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ फिशेस में, पानी में रह रही है उसमें गिल्स के थ्रू होता है, ह्यूमंस है हम लोगों में लंग्स के थ्रू होता है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना वो भी अलग अलग होते हैं, किसी में गिल्स से हो रहा है, किसी में लंग्स से हो रहा है, फेफड़ों से हो रहा है, किसी में माउथ से हो रहा है, ठीक है, किसी में स्किन से भी होता है रेस्पिरेशन। तो ऑर्गन्स जो होते हैं ना रेस्पिरेशन के वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जितने भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग होते हैं, यहाँ तक हो गया था। जितने भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते, जितने भी रेस्पिरेशन में स्ट्रक्चर यूज होते हैं ना, सब में ऑक्सीजन सरफेस एरिया ज़्यादा रखने की कोशिश की जाती है, सरफेस एरिया को ज़्यादा रखने की कोशिश की जाती है ताकि जो ऑक्सीजन रिच एयर है या फिर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके कांटेक्ट में ला सके उसको। ठीक है, जितने भी उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आता है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना इसके कांटेक्ट में आता है और ये क्या करता है, इस एयर के कांटेक्ट में आता है। सभी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, जो कि ऑक्सीजन रिच एयर है, जो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा। क्या होता है ना कि जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे में नोज़ है, तो नोज़ है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि मेरा ये जो एटमॉस्फेयर है, पास का जो एटमॉस्फेयर इसके कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है ताकि इसमें से एयर अंदर जाए या फिर बाहर आए। देखो होता क्या है, फिर ये मेरे में, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे में लंग्स तक जाएगी, समझ में आ रहा है, एक पूरा ट्रैक्ट होता है। देखो ये जो ट्रैक, ये जहाँ पे जो ये गैसेस का डिफ्यूज़न होगा, इनटेक और आउट, इनटेक या फिर आउट, रिलीज, जहाँ पे गैसेस का इन होगा या फिर रिलीज होगी, वो जो ऑर्गन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, डेलिकेट होता है, सॉफ्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इसको मेनली प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए शरीर के अंदर पाया जाता है। और यहाँ से लेके शरीर वहाँ तक पहुँचने का जो एक पूरा पाथवे तैयार होता है, पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे एब्जॉर्ब की जाएगी, कैसे इनटेक या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन किया जाएगा। जैसे मेरे नोज से लेके लंग्स, ये लंग्स है जो कि बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है, ये मेरे शरीर के अंदर है ताकि ये प्रोटेक्टेड रह सके। हमारे शरीर में देखो रिब्स वगैरह से प्रोटेक्टेड है ना, आगे से रिब्स से, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से फेफड़े। तो एक पूरा एक मैकेनिज्म, एक पूरा पाथवे है नोज से लेके लंग्स तक का कि कैसे कैसे एयर ट्रेवल करेगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्या है, एक पूरा पैसेज है होता है जो एयर को इस एरिया तक ले जाएगा। एक मैकेनिज्म पूरा होता है जो ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज में हेल्प करता है कि कैसे इन होगा और कैसे एयर की आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, कैसे इनवर्ड डायरेक्शन होगी। समझ पा रहे हो अच्छे से? देखिए ह्यूमन पे आते हैं, ह्यूमन से हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नोस्ट्रिल्स की। नोस्ट्रिल्स है, मेरे नोज है, नोस्ट्रिल्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की यहाँ से इनटेक होगी, एंट्री यहीं से हो रही है। मैं जब सांस ले रही हूँ तो सबसे पहला जो ऑर्गन जो बीच में पड़ रहा है वो नोज है। देखो अब नोज में क्या क्या होता है, नोज में मेनली दो काम होते हैं। देखो ये पाथवे तो प्रोवाइड कर रहा है, ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन का तंत्र है, उसका एक हिस्सा है या उसका इनिशियल स्टेज है। ठीक है, पाथवे तो दे रहा है। इसके अलावा बेटा इसके अंदर हेयर्स होते हैं, इसके अलावा इसमें हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है।
हेयर्स क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसके साथ कोई बैक्टीरिया तो नहीं जा रहा है या कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं जा रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, अगर वो इसकी रेंज में होगा तो वो उसको रोक लेगा हेयर्स को। ठीक, हेयर्स जो है वो उसको रोक लेगा, हमारे नोज में जो फॉरेन पार्टिकल की जो एंट्री हो रही है ना उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, अगर बहुत ड्राई हवा आ रही है, बहुत एकदम गर्म हवा आती है ना, तो म्यूकस उसको थोड़ा ल्यूब्रिकेट कर देता है, थोड़ा उसको वो सीधा हार्श ना, गरम गरम हवा रेडनेस क्रिएट कर देती है, फिर जलन हो जाएगी, तो वो जो हार्शनेस वाला इफेक्ट है ना उसको कम करने के लिए म्यूकस एज अ ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल यूज हो पा रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, देखिए नोज से अब गया, नोज से अब अंदर जा रहा है, वो पूरा पाथवे है, फेरिंग्स वाला एक नेजोफेरिंग्स जो कि कॉमन पाथवे है, इधर नेजोफेरिंग्स उधर ओरोफेरिंग्स, ये सब फेरिंग्स वाला आपके में है नहीं। देखिए अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिया में, ट्रैकिया में पूरा पाथवे है, नोज से अंदर गया होगा, फेरिंग्स की तरफ गया होगा, फेरिंग्स से फिर वो विंड पाइप ट्रैकिया की तरफ गया होगा। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया में मैं अगर बेटा बात करती हूँ तो ट्रैकिया में क्या होता है, कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। ये कार्टिलेजिनियस रिंग क्या है, ये कार्टिलेज, ये वाला बेटा ये लाइन में बस समझाने के लिए बनाई थी, ये लाइन है नहीं। ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग है ये क्या करती है, जब हवा इसमें से पास हो रही होगी ना तो कहीं कोलैप्स ना कर जाए, ये कोलैप्स ना कर जाए, जो ट्रैकिया है विंड पाइप है वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए, इसको प्रोटेक्ट करती है, इससे प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस कोलैप्शन के अगेंस्ट में। समझ पा रहे हो? तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया के अंदर मेनली क्या याद रखना है कि कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है, और इसका काम भी आपको पता है कि ट्रैकिया के कोलैप्शन से बचाता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, देखिए अब ठीक है ट्रैकिया में पहुंच गई, अब वो अंदर जाएगी, जो ट्रैकिया में पहुंच गई अब अंदर जाएगी, अब देखो ऐसे उसका ब्रांचेज होना शुरू हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ब्रोंकाई बनेगा, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगी, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगी तो ब्रोंकियोल बनेगा, ऐसे डिवीजन कंटिन्यूस रहता है, और लास्ट में बेटा क्या है, मान के चलो एल्वियोलाई बन गई। ऐसे काफ़ी ज़्यादा रहता है, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ब्रोंकस, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल, फिर लास्ट में एक एल्वियोलाई। क्या बन गया बेटा, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया, बलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई वो सरफेस एरिया है लंग्स का, फेफड़ों का वो सरफेस है, ये सब लंग्स है बेटा, ये सब लंग्स है मान के चलो। समझ पा रहे हो? लंग्स का वो सरफेस एरिया है जहां पे असल में क्या हो पा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, मतलब लंग्स ऑक्सीजन ले रहा है ना, मैंने ऑक्सीजन सांस में ली ना, ठीक है, तो लंग्स ने वो ऑक्सीजन को ब्लड के पास दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे CO2 वापस आके और लंग्स में आएगी, फिर लंग्स से वापस आके वो नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन, गैसेस का एक्सचेंज, की ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है और CO2 बाहर निकल रही है। यहाँ तक का क्लियर है, अच्छे से क्लियर है? ओके, देखिए और मैं बात कर सकती हूँ, देखिए जब मैं सांस ले रही हूँ, जब मैं सांस ले रही हूँ तो जो मेरा चेस्ट एरिया है, जो मेरा रिब है, रिब केज, वो सब क्या करेगा बेटा, एक्सपेंड करेगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ आएगा। समझ पा रहे हो? और जो डायफ्राम बेटा ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना डायफ्राम, ऐसा ही कुछ डायग्राम दिया होगा। ठीक है, ये जो डायफ्राम है, जब मैं सांस लूंगी ना, जब मैं सांस लूंगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। क्यों? सांस लेने में मुझे हवा भरनी है ना, सांस लेने में मुझे हवा भरनी है, तो मुझे सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, तो मेरा ये वाला जो पार्ट है थोड़ा एक्सपेल कर जाएगा, खुल जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा, मान के चलो कुछ कुछ ऐसा। एग्जाम्पल दे तो समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, जो चेस्ट एरिया है वो अपराइट हो गया, जो रिब केज वाला चेस्ट एरिया वो अपराइट हो गया, वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, जो डायफ्राम था वो फ्लैटन हो गया। ये कब का डायग्राम है बेटा, इंस्पिरेशन, जब सांस अंदर ले रहे हैं, जब सांस अंदर ले रहे हैं। देखो बहुत कॉमन सेंस है, सांस अंदर लेनी है, मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज़्यादा ज़्यादा एयर आ पाए। अब मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ, मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ, मुझे अंदर का जो प्रेशर है, मुझे जो अंदर का जो मतलब सरफेस एरिया है उसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को कम करना पड़ेगा। सरफेस एरिया अगर मुझे कम करना है तो अभी तो ज़्यादा बड़ा है, तो कम करना है, तो मेरा डायफ्राम वापस से फ्लैट हो जाएगा। देखो ये इंस्पिरेशन का है, अगर एक्सपीरेशन का डायग्राम आएगा बेटा तो वापस से फ्लैट। ठीक है,
और ये जो पोर्शन है ये रिलैक्स कर जाएगा, रिब केज और चेस्ट वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाएगा, ये इनवर्ड पुल करेगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, ये उठेगा नहीं, अब की बार अंदर की तरफ आएगा। तो समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एरिया कम। सरफेस एरिया जैसे ही कम हुआ, सरफेस एरिया जैसे ही कम हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, तो क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन मतलब कि एक्सपीरेशन मतलब CO2 का रिलीज, नहीं समझ पा रहे हो, CO2 का रिलीज। इंस्पिरेशन में क्या था, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज। और अब हमारी बॉडी फिर से ऑक्सीजन की कमी आई तो ऑक्सीजन फिर से सांस लेने के लिए तैयार है। थोड़ा सा समझ में आया, नोस्ट्रिल्स का मेन काम समझ में आया, नोज का मेन काम, ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती है समझ में आया, ये कार्टिलेजिनस रिंग है, फिर इसमें और धीरे धीरे ब्रांचेस पे ब्रांचेस चलती जाती है कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ऐसे कर करके लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई वो सरफेस एरिया है जहाँ पे सारा रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज या जो कुछ भी है हो रहा होता है, समझ में आए। इंस्पिरेशन मतलब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, ये आउटवर्ड पुल करेगा, एक्सपिरेशन मतलब वो फिर से फ्लैटन हो जाएगा। यहाँ तक का सबको क्लियर है, एक मिनट देखते हैं। रिब्स लिफ्ट होगी, चेस्ट अपने आप बड़ी हो जाएगी, एयर अंदर आ जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट होगा जब, ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि जब हमारी ब्रीदिंग साइकिल होती है ना तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्व जिसको बोलते हैं ना, देखो हमारे घर में भी कुछ ना कुछ रिजर्व होता है, चाहे वो FD के फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, कैसे भी हो, कि कभी अगर अपोजिट दिन आए मतलब उतार चढ़ाव आए तो उनको बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पे भी बेटा कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ताकि ये जो ऑक्सीजन की इनहेलिंग या कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सहेलिंग है, इसके बीच में जो टाइम स्पेन है, जो गैप है ना, उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। हुआ क्या बेटा, यहाँ ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ ये ऑक्सीजन आई थी तो ये क्या हो जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, और अभी जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, अभी जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये पूरे, ये अभी हार्ट के पास गया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये ब्लड तो हार्ट के पास जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, हार्ट के पास गया, हार्ट ने उसको पंप किया, हार्ट से जो ब्लड पंप हुआ पूरे शरीर में जाता है, सबको पता है। और जब वो शरीर में जाएगा तो ऑक्सीजन भी साथ साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी शरीर में जाएगी, और ये ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन में यूज होगी। रेस्पिरेशन में जो थी ना कि ग्लूकोज को तोड़ रहे थे, कैटाबोलिज्म हो रहा था, ब्रेक डाउन, और एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो इससे पहले पढ़े रेस्पिरेशन अच्छे से, तो कैटाबोलिक रिएक्शंस था, ठीक है। तो ये वहाँ जाके यूज होगी। हुआ क्या, वहाँ से फिर CO2 निकली, फिर वो CO2 टिश्यू सेल में जो CO2 थी उसको वो ब्लड वापस लेके आएगा। ब्लड अगर वापस लेके आया, फिर ब्लड वापस लेके आएगा इसको कहाँ पे बेटा, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में फिर से डिफ्यूजन हुआ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम, तभी डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में CO2 यहाँ आई और CO2 यहाँ पे आके अभी एक्सपीरेशन बाहर निकल गई, ये एक्सपीरेशन मतलब CO2 बाहर निकली, ये इनहेलिंग मतलब ऑक्सीजन अंदर गई। यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे बेटा ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, बहुत रिच, क्यों होती है रीजन भी समझ में आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से जाता है, पंप होता है, जाता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, एनर्जी रिलीज होती है, CO2 हमारे लिए हार्मफुल वेस्ट है, वापस आता है, डिफ्यूजन होता है और मुँह से बाहर निकल जाता है। सबको समझ में आया। देखिए हमारे शरीर में सारा काम कौन करता है बेटा, ब्लड के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर भी एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो CO2 है ना वो किस फॉर्म में चलती है, डिजोल्ड फॉर्म में चलती है, क्योंकि ये वाटर में बहुत अच्छे सोल्यूबल होती है। CO2 वाटर में बहुत अच्छे सोल्यूबल होती है, जबकि ऑक्सीजन वाटर में सोल्यूबल नहीं है। अगर CO2 वाटर में सोल्यूबल है तो ये किस फॉर्म में हमारे शरीर में पाई जाएगी, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। समझ पा रहे हो, कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में।
दोनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है, ब्लड में कैरी हो रहा है ऑक्सीजन, लेकिन कौन कर रहा है, कैसे? तो हीमोग्लोबिन, देखो नाम देखो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब बेटा, हीम मतलब होता है आयरन, ये एक आयरन, हीम मतलब होता है आयरन, और ये जो आयरन है वो 4 हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को कैरी कर पाता एक बार में। ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम होता है बेटा। डन। CO2 इस फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, अगर रह भी जाए, कोई क्वेश्चन है कि क्यों है बेटा? हीमोग्लोबिन में CO2 बहुत अच्छे से कंबाइन हो सकती है। ठीक है, CO2 जो है हीमोग्लोबिन से बहुत अच्छे से कंबाइन होकर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है। मान के चलो यहाँ पे तो क्या बना, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन छोटा लिख रही हूँ, और ये क्या बना बेटा, ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ऐसा समथिंग सेम कंपाउंड ही होता है जितना मैं कंफर्म हूँ। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो हम बात नहीं करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें अभी। शायद कार्ब अमीनो होता है या फिर कार्बोक्सी हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से कार्ब अमीनो ही होता है। ठीक है, मान के चलो बेटा, अगर इसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी 1x है तो इसकी इससे कई गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट रहा तो ये इससे करेगा ही क्यों, रिएक्शन वो ज़्यादा अच्छी है ना, अगर वो रहा तो ऑक्सीजन जाएगा कैसे, और हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसलिए हमारे लिए एक हार्मफुल वेस्ट है और इसको शरीर से बाहर निकालना होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक का समझ में आया हो। ठीक है, कुछ बचा है बेटा? जो एक क्वेश्चन हो रहा है, एक जो बड़े वाले जो पिगमेंट, बड़े वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर काम नहीं कर सकता। डिफ्यूजन प्रेशर मतलब जहाँ किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रहा है डिफ्यूजन की हेल्प से। लेकिन हमारा जो बॉडी है वो बड़ा है, तो अकेला डिफ्यूजन प्रेशर इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को चला पाए। समझ पा रहे हो? तो हमारे में एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से चल रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डिलीवर नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को सारे पार्ट में। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग्स तक, फिर टिश्यू तक, ये मैं पूरा कवर कर चुकी हूँ। बेटा डू यू नो का ये बॉक्स पढ़ना है, डू यू नो का ये बॉक्स पढ़ना है कि जो तम्बाकू है वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे बीड़ी की फॉर्म में, हुक्का, सिगरेट, गुटखा, किसी की फॉर्म में हो, हार्मफुल होता है। तम्बाकू किसको इफेक्ट करेगा? टंग को, ठीक है, लंग्स को, माउथ को, हार्ट को, इन सब को। कई ऐसे तम्बाकू होते हैं जिनमें स्मोक भी नहीं होता, स्मोकलेस तम्बाकू मतलब बिना स्मोक। अब देखो बीड़ी पियोगे, हुक्का पियोगे तो धुआं निकलता है, लेकिन किसी में स्मोक नहीं होता, वो भी हार्मफुल होते हैं। पल्मोनरी डिजीज, लंग्स की डिजीज करते हैं, हार्ट अटैक कर सकते हैं। तो बेटा ये डू यू नो पढ़ना है। हमारे इंडिया में ओरल कैंसर वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो गुटखा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत सारे कैंसर देता है। बेटा एक डू यू नो ये वाला भी पढ़ना है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। स्मोकिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, आपके लंग्स को, फेफड़ों को कहीं ना कहीं खराब ही कर रही है। यहाँ पे आके जम जाएगी बेटा, अगर जम रहा है कोई सब्सटेंस तो आपका एरिया घट रहा है जहाँ पे डिफ्यूजन हो पाता, और एरिया बढ़ाना होता है, हर जगह जहाँ एब्जॉर्प्शन करना है, डिफ्यूजन करना है। घटेगा तो उतना अच्छे से डिफ्यूजन नहीं होगा, तो सेम ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, तो एनर्जी की दिक्कत और 10 दिक्कतें शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो बेटा? ये वाला डू यू नो भी पढ़ना है कि जो लंग्स कैंसर है वो एक कॉमन कोज है डेथ के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के अपर पार्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया देखो यहाँ पे हेयर्स है, ऐसे सीलिया भी नोज में हेयर्स है, ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया में आपको पैरामीशियम में पढ़ाई थी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको धकेल रहे थे खाने को, ऐसे यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया जर्म्स को हटाने में, डस्ट को हटाने में, या दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स को हटाने में मदद करते हैं। और अगर स्मोकिंग करते हो आप तो ये जो सीलिया है उनको नुकसान पहुंचता है, और अगर वो नुकसान पहुंचेगा तो वो अपना काम उतना यूटिलाइज, उतना एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? जो डस्ट है, स्मोक है, आपके लंग्स के अंदर आएगा और लंग्स कैंसर कोज कर लेगा। समझ पा रहे हो? पहली बात स्मोकिंग क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात तम्बाकू है, तम्बाकू से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं करना चाहिए। आई होप आप सब लोगों को रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। आया है? आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन 2 टॉपिक है। मे भी ट्रांसपोर्टेशन लंबा चला जाए, एक्सक्रीशन के लिए एक अलग से क्लास बनानी पड़ जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम।
थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको शेयर करोगी, उनको अच्छा लगता है अगर तो वो भी लाइक करेंगे। बाकी उन लोगों के कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्ड होंगे, उनको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा हमारी क्लास से। इसी आशा के साथ ये क्लास बनाई गई है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।